नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आजकल हर कोई फिट रहना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है। बावजूद इसके बहुत सारी बीमारियां आजकल हम देखते हैं, सुनते हैं। खासकर ऐसी बीमारियां ऐसे लोगों में जो देखने में मोस्टली बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रखते हैं, लेकिन बावजूद उसके वो कई सारी बीमारियों की चपेट में आते हैं। फिलहाल अगर आज की मैं बात करूँ तो आज इस कार्यक्रम में जिस खास बीमारी पर हम बात करने वाले हैं वो है किडनी डिजीज़ को लेकर। और मैं बता दूं कि इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस.के. बाली, फॉर्मर प्रोफेसर और एचओडी, नेफ्रोलॉजी, जीएमसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, जिस तरह से मैं अभी बात कर रही थी कि हेल्दी और फिट रहना आजकल हर किसी की पहली चॉइस हो गई है, लेकिन उसके बावजूद हम बहुत सारी बीमारियां भी लोगों में आमतौर पर देख रहे हैं। किडनी डिजीज़ की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर ये लोगों में देखने को मिल रहा है। और अभी जिस तरह से हमने देखा कि मार्च के सेकेंड वीक में हम मोस्टली वर्ल्ड किडनी डे जो है वो मनाते हैं। सबसे पहले मैं तो यही जानना चाहूँगी कि ये जो किडनी डे है इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या रहता है? वर्ल्ड किडनी डे जो है हम मार्च के सेकंड वीक में सेकंड थर्सडे को अच्छा। हर साल मनाते हैं पूरी हाँ, वर्ल्ड में। और इसके साथ साथ अब पूरा वीक ही इसके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं किडनी डिजीज़ के बारे में। इसका पर्पस जो है यही है कि लोगों को इस डिजीज़ के बारे में जानकारी दी जाए, प्रेस के, मीडिया और दूसरे मेडिकल कैंप से, पैम्फलेट से, लेक्चर से, ताकि लोगों को इस डिजीज़ के बारे में पता चले और वो इसका अर्ली डायग्नोसिस करके और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। इसका मेन पर्पस जो है ये है। ठीक है सर, किडनी डिजीज़ को लेके ना आमतौर पर जैसे ही जब किडनी डिजीज़ की बात आती है तो एकदम से टेंशन हो जाती है। एक्चुअली किडनी डिजीज़ है क्या और इसको किस तरह से पता चलता है कि अब हम ये कोई भी मरीज़ जो है ये किडनी डिजीज़ की चपेट में आ चुका है? देखिए, ऐसा है कि इसमें तो मल्टीपल किडनी डिजीज़ हैं। कुछ हमारे सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हैं जो किडनी को अफेक्ट करते हैं। ठीक। कुछ किडनी की जो इनहेरेंट डिजीज़ हैं जिसे हम ग्लोमेरुलोपैथीज कहते हैं। कुछ किडनीज में सिस्टिक डिजीज़ है, पॉलीसिस्टिक किडनीज होती है। और स्टोन एक कॉमन रीजन है किडनी डिजीज़ का। लेकिन जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो एक वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक की तरह और हमारी कंट्री में भी है, उसका सबसे जो कॉमन रीज़न है वो डायबिटीज़ है, जिसे हम आम भाषा में शुगर की बीमारी कहते हैं। जी जी। और दूसरा कॉमन जो सिस्टमिक डिसऑर्डर है वो है ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाँ। ये दो डिजीज़ जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मुख्य कारण है। ये तो आजकल हर दूसरे इंसान में बीपी और डायबिटीज़ की दिक्कत तो है। हाँ, डायबिटीज़ और ओबेसिटी, हाँ बिल्कुल। ये बड़ा कॉमन है। और क्योंकि पुअर सेडेंट्री हैबिट्स है लोगों में, बिल्कुल। फिजिकल एक्सरसाइज कम हो गई है और जो डाइट है वो जंक फूड एंड बहुत ज़्यादा। वो उसके कारण, तो इसको डायबिटीज़ और ओबेसिटी को मिला के डायबेसिटी कहते हैं। अच्छा। तो वो एक एपिडेमिक पूरी वर्ल्ड में है और हमारी कंट्री भी लीडिंग डायबिटिक कैपिटल है। हमारी कंट्री जो है सबसे ज़्यादा इसमें डायबिटीज़, और उसके कारण जो है 30-40% जो डायबिटिक के पेशेंट हैं उनको किडनी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। अच्छा। और उनको डायबिटिक नेफ्रोपैथी के नाम से जाना जाता है कि इनको डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। कई बार डायबिटीज़ जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जो मिडिल एज में होती है, बिल्कुल। उसमें जब पेशेंट को डायबिटीज़ का पता चलता है उसके साथ ही किडनी इन्वॉल्वमेंट हो गई होती है, जैसे मालूम ही नहीं होता। अच्छा। तो कई लोगों को डायबिटीज़ पहले पता चल जाती है और कुछ सालों के बाद उनका किडनी इन्वॉल्वमेंट होता है। हाँ। तो किडनी इन्वॉल्वमेंट का जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो डिजीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक। लेकिन जो कुछ कॉमन सिम्टम जो होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के, वो यही है कि उसमें एक तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ठीक। जिसके कारण पेशेंट को थकान होती है और सांस चढ़ता है। दूसरा, मुंह में और पाँव में स्वेलिंग हो जाती है। अच्छा। जिसे हम एडीमा कहते हैं। और भूख कम लगती है। अच्छा। आस्ता आस्ता जो है पेशेंट को बिल्कुल खाना खाने का दिल नहीं करता है और उसको वोमिटिंग सेंसेशन होती है और वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है जब हमारा किडनी का फंक्शन काफ़ी कम हो जाए। जैसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो बढ़ जाए
तो उसमें भूख कम लगना, थकान होना, हेमोग्लोबिन कम होना और स्वेलिंग होना। ठीक। और दूसरा यूरिन में जो सिम्टम्स है उसमें यूरिन में ब्लड आ सकता है, उसमें प्रोटीन आ सकती है। जब यूरिन में प्रोटीन आती है तो पेशेंट को यूजुअली कंप्लेन करते हैं कि यूरिन में झाग आ रही है। तो हम जब टेस्ट करें उसका लेबॉर्ट्री में तो उसमें प्रोटीन आते हैं। और दूसरा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स और दूसरे कुछ कास, ये यूरिन में आना शुरू होते हैं। तो उससे पता चलता है कि इनका किडनी जो है अर्ली स्टेज डायबिटिक जो नेफ्रोपैथी है उसमें प्रोटीन आना शुरू होता है सबसे पहले कम मिकदार में होगा, जिसको हम माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया कहते हैं। फिर आस्ता आस्ता वो प्रोटीन यूरिया ज़्यादा हो जाता है और फिर वो काफ़ी मैसिव होना शुरू हो जाता है प्रोटीन यूरिया। तो उस वक्त हम ब्लड के दूसरे टेस्ट करते हैं जिन्हें रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं। ठीक। जिसे यूरिया लेवल, क्रेटिनिन लेवल, यूरिक एसिड, लिपिड प्रोफाइल, ये पेशेंट के टेस्ट करने के बाद नॉर्मल जो यूरिया 20 to 40 होता है और क्रेटिनिन का अपर लिमिट 1.4 है एडल्ट में। तो अर्ली स्टेज में क्रॉनिक किडनी डिजीज में ये नॉर्मल रहता है, क्रेटिनिन लेवल अप टू नॉर्मल, अप टू अपर लिमिट। लेकिन जो किडनी का फंक्शन और डिटेरियोरेट हो जाए तो फिर क्रेटिनिन लेवल जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक। सर एक चीज़ और, जिस तरह से आप किडनी डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं, किस एज ग्रुप में यानी बच्चों और महिलाओं में किस हद तक आप इसको देखते हैं और क्या किस तरह का रेशो रहता है महिलाओं में खासकर और बच्चों में भी अगर देखा जाए, और खासकर अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात करें तो वहाँ पर किडनी डिजीज़ जो है आप किस नज़रिए से उसको देखते हैं? मेजॉरिटी डिजीज़ जो हैं दोनों में, फीमेल मेल में इक्वल ऑलमोस्ट है। जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन कहीं पे मेल में ज़्यादा है। बच्चों में जो है कुछ यंगर जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं 2 से लेकर 8 साल 10 साल के, उनमें यूरिन में प्रोटीन आता है जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा। वो एक डिजीज़ बच्चों में कॉमन है जिसमें पेशेंट को पाँव में, मुंह में स्वेलिंग हो जाती है और यूरिन में झाग आना शुरू हो जाती है। कुछ ऐसी नेफ्राइटिस होती है जिसमें ब्लड आना शुरू होता है यूरिन में। अच्छा। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ये एक्यूट ग्लोमर नेफ्राइटिस जो बच्चों में कॉमन है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो बच्चों में टाइप का होता है वो मिनिमल चेन डिजीज़ जो है वो बार बार होती है। एक बार वो ठीक हो जाए दवाइयों से, थोड़ी देर के बाद 2-4 महीने के बाद दोबारा हो जाती है। ठीक। लेकिन उसका ये है प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, वो दवाइयों को आमतौर पर रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। ठीक। तो ये बच्चों में कॉमन है। दूसरा, कुछ नेफ्रोटिक सिंड्रोम हर एज ग्रुप में कॉमन है। अच्छा। किसी वक्त किसी टाइम पे हो सकते हैं दूसरे टाइप के नेफ्रोटिक्स। और फीमेल की जहाँ तक आपने बात की है, फीमेल्स में कुछ डिजीजेज मेल से ज़्यादा कॉमन है। अच्छा। जिसमें एक आर्थराइटिस है। हाँ बिल्कुल। जो पॉली आर्थराइटिस जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हम कहते हैं, और दूसरा एक SLE होता है, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस, जिसमें आर्थराइटिस होता है, स्किन में रैश होते हैं, बाल जड़ जाते हैं और उसके साथ साथ अदर ऑर्गन्स जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ये भी फीमेल में बड़ी ज़्यादा एज कम्पेयर टू मेल कॉमन है। तो इसमें जो किडनी इन्वॉल्वमेंट है उसमें यूरिन में प्रोटीन आता है, RBC आते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बाद में यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। ये भी एक जो डिजीज़ है फीमेल्स में ज़्यादा है, देखी जाती है। दूसरा, प्रेगनेंसी में बड़ा इम्पॉर्टेंट एक डिजीज़ है जो प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। नॉर्मल जो हमारा प्रेगनेंसी है उसमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल प्रेगनेंसी में नॉर्मल से भी कम होता है। ठीक। जैसे हम नॉर्मल 120/80 ऐसे लेते हैं, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद वो कम होना शुरू, थोड़ा कम हो जाता है। ठीक। लेकिन ये प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जिसे प्री इक्लम्सिया कहते हैं, इसमें जो 20 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक। और यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, पाँव में, मुंह में स्वेलिंग हो जाती है। तो ये एक पिक्यूलर जो प्रेगनेंसी रिलेटेड डिजीज़ है। अगर उसमें ब्लड प्रेशर बड़ा सीवियर हो जाए
तो उसमें फिर कन्वल्शन हो जाती है, जिसे हम आम भाषा में ऐसे दौरे कहते हैं। बिल्कुल। तो वो कन्वल्शन एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन है जो सीवियर हाइपरटेंशन के कारण, उसके कारण मदर को भी लाइफ का रिस्क है बिल्कुल। और जो फीटस है उसमें भी लाइफ रिस्क है। तो ये एक इमरजेंसी है जिसे हमें कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो प्रेगनेंसी में हम देते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए। ठीक है सर, एक बात और, जब हम किडनी डिजीज़ की बात करते हैं तो आमतौर पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनसे हम डायलिसिस के बारे में सुनते हैं, और डायलिसिस का सुनते ही एक पैनिक सा क्रिएट हो जाता है। या तो पहले तो पेशेंट किडनी डिजीज़ सुनते ही पैनिक हो जाता है, उसकी फैमिली पैनिक हो जाती है, ऊपर से जब डायलिसिस की बात आती है तो और ज़्यादा दिक्कत। फैमिली तो है ही है और पेशेंट के लिए भी वो बहुत ज़्यादा है। तो डायलिसिस को किस नज़रिए से देखना चाहिए और डायलिसिस तक की नौबत कब आती है, ये थोड़ा सा इस पर ज़रूर चाहूँगी। जब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ अर्ली स्टेज में है, क्रिएटिनिन लेवल 2 है, 3 है, 4 है, तो उस टाइम में जो मैनेजमेंट है वो ड्रग्स से होती है। डाइट रिस्ट्रिक्शन, साल्ट रिस्ट्रिक्शन करते हैं उसमें। अच्छा। प्रोटीन डाइट रिस्ट्रिक्शन करते हैं। कुछ फास्फेट कंटेनिंग फूड आइटम्स हैं उनको कम करते हैं। अच्छा। तो इसके साथ साथ हम उनको ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करते हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जो किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो ड्रग्स दी जाती हैं अर्ली स्टेज में। दूसरा, अगर उनको स्वेलिंग हो जाए और सांस चढ़ जाए तो उसमें उनका जो फ्लूइड इनटेक है उसको कम करते हैं। अच्छा। और कुछ डायूरेटिक्स ड्रग्स हैं जिससे यूरिन ज़्यादा आता है और उनका जो स्वेलिंग वगैरह है वो कम हो जाती है, वो यूज़ करते हैं। फिर इनका जो हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, कुछ हार्मोन किडनी से प्रोड्यूस होता है एरिथ्रोपोइटीन, जिसके कारण जब वो प्रोडक्शन उसकी कम हो जाए तो हेमोग्लोबिन फॉल करना शुरू कर देता है। अच्छा। उसको मैनेजमेंट करने के लिए हम इन पेशेंट्स को एरिथ्रोपोइटीन इंजेक्शन लगाते हैं वीकली। अच्छा। या ट्वाइस वीकली। और कई बार इनको इंजेक्टेबल साथ में आयरन इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। अच्छा। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिन्हें हम फास्फेट बाइंडर्स कहते हैं, जो फास्फोरस लेवल बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए वो फास्फेट बाइंडर ड्रग्स हैं वो दी जाती हैं ताकि फास्फोरस से बॉडी में और कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक। तो ये अर्ली स्टेज में मैनेजमेंट जो है ऐसी होती है। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, डायबिटीज़ का कंट्रोल और साल्ट रिस्ट्रिक्शन, डाइट, प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन और ये ड्रग्स। ठीक। इसके साथ अगर जब किडनी फेलियर, किडनी डिजीज़ एडवांस हो जाए, जो जिसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ स्टेज 5 कहते हैं, जब क्रिएटिनिन लेवल 6-7 से ऊपर हो जाए, उस टाइम पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो फिर या हमें डायलिसिस करना है पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए या उनका किडनी का ट्रांसप्लांट करना है। ठीक। तो डायलिसिस 2 टाइप का होता है। एक हीमोडायलिसिस होता है जो डायलिसिस सेंटर में मशीन से हफ्ते में 2 बार 4 घंटे या 3 बार करना पड़ता है। अच्छा। तो उसमें जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन है वो थ्रू डायलाइज़र होती है फिल्टर से। तो पहले डायलिसिस में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ करती थी, लेकिन अब डेवलपमेंट, थोड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है। डायलाइज़र की क्वालिटी जो है वो रिसेंटली बड़े अच्छे डायलाइज़र आ रहे हैं जिससे उनकी जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन और लेट कॉम्प्लिकेशन, जो पेशेंट बड़े सालों से डायलिसिस पे उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन होती थी, वो भी कम हो रही है। और जो वाटर क्वालिटी डायलिसिस में यूज़ होती है उसको भी क्वालिटी इम्प्रूव करने से जो लॉन्ग टर्म डायलिसिस का लोगों में जो साइड इफ़ेक्ट्स होते थे वो कम हो रहे हैं। ठीक। तो रिनल ट्रांसप्लांट जो है वो लाइव रिलेटेड रिनल ट्रांसप्लांट और कैडावेरिक ट्रांसप्लांट 2 चीज़ें हैं। ठीक। एक तो फैमिली रिलेशन, ठीक है, जो उसका इमीडिएट फैमिली मेंबर है वो किडनी डोनेट करता है, एक किडनी डोनेट करता है और वो ट्रांसप्लांट की जाती है। उसके बाद कुछ ड्रग्स हैं जो उनको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। ये डोनर को भी लेनी पड़ेंगी? और नहीं, डोनर को कुछ नहीं। डोनर सेफ रहता है। अच्छा। उसको कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। बड़ा रेयर कोई वुंड इन्फेक्शन या कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन डोनर को कोई ड्रग्स नहीं लेनी पड़ती। ठीक। जिसने किडनी रिसीव की है, रेसिपिएंट है, उसको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जो है वो दी जाती है। ठीक है। पहले ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए
अब अक्रॉस ब्लड ग्रुप जो है वो ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, उसमें कुछ ड्रग जो है एक्स्ट्रा दी जाती हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक बात और, जिस तरह से आपने कहा कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो कि ऐसे डिजीज़ को अपने पास लाना पसंद करेगा, लेकिन आजकल चूंकि एक होड़ सी लगी है खुद को हेल्दी और फिट रखने की, बहुत सारे लोग आजकल ज़्यादातर जिम जाना पसंद करते हैं, एक्सरसाइजेज, हार्ड एक्सरसाइजेज करते हैं। हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग आजकल सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं। एज अ डॉक्टर आप क्या एक सजेशन देंगे आम व्यूवर को कि सप्लीमेंट्स लेना आज की डेट में क्या वाकई हेल्दी है, या वो कहीं ना कहीं आपको अभी तो हेल्दी रख रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको काफ़ी हद तक आपके लिए घातक सिद्ध होगा? आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूवर को? ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। बड़े लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो सप्लीमेंट्स बड़ा हाई क्वांटिटी में ले रहे हैं कि इमीडिएटली मसल स्ट्रेंथ बढ़ा प्रोटीन्स, जाए। सप्लीमेंट्स इस तरह की जी। तो उसमें कुछ ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो हमारी बॉडी उनको इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल। उसमें कुछ ये जो हमारे क्या कहते हैं स्टीरॉइड्स हैं, बिल्कुल। और किसी में वहाँ पे कुछ एनाबॉलिक्स डाले हैं, कुछ उसमें हाई प्रोटीन है, वो कुछ एनाल्जेसिक्स का भी। तो ये कम्बिनेशन जो है वो सप्लीमेंट हमें मालूम नहीं है कि वहाँ पे क्या पूरा उसकी क्या कन्फिगरेशन क्या है और क्वांटिटी कितनी लेनी है। तो लोग समझते हैं कि जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतनी ज़्यादा हमें वो हो जाएगा। तो हैवी एक्सर्शन जो है, हैवी एक्सरसाइज अनसुपरवाइज्ड, वो भी एक हमारी बॉडी पे एक एक्सर्शन है। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग एक्सरसाइज करते हुए सडन कार्डियक डेथ हुई है। बिल्कुल। तो उसमें कुछ चेंजेस, कार्डिक चेंजेस, कुछ रिदमियाज, कुछ ऐसे कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है जिसके कारण रादर काजिंग एनी गुड इट इज़ हार्मफुल। और सप्लीमेंट से भी हमने बड़े लोगों को देखा कि एक्यूट रिनल फेलियर हो गया। बिल्कुल। बड़े केसेस ऐसे हमारे नोटिस में आए। अनफॉर्चुनेटली कोई रेसलर, एक बेचारा स्टेट लेवल का रेसलर, उसने इतने सप्लीमेंट्स लिए एंड ही हैड रिनल फेलियर। तो ये तो अनसुपरवाइज्ड नहीं होना चाहिए। एक तो उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए और कितना लेना है अंडर सुपरविजन होना चाहिए। और एक्सरसाइज भी जो है एज पर द एज, एज पर द नॉर्मल बॉडी स्ट्रेंथ, तो ग्रेजुअल होनी चाहिए। और बड़ा सडन एक्यूट एक्सरसाइज जो है वो हार्मफुल है। ठीक सर, एक हमारे व्यूवर्स के लिए एक सजेशन कि आप अपनी किडनी को किस तरह से, कोई भी व्यक्ति वो चाहे फीमेल है, मेल है या बच्चा है, हेल्दी रखे, उसके लिए क्या रूटीन फॉलो करनी चाहिए? ऐसा है कि एक तो जिन लोगों को कोई डिजीज है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेन सिस्टमिक डिसऑर्डर है, ठीक, या कोई 60+ एज में, या किसी को फैमिली हिस्ट्री किडनी डिजीज की है। अच्छा, ये 4-5 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको अपनी रेगुलर किडनी फंक्शन टेस्ट करवाने चाहिए। अच्छा, 6 मंथली। अच्छा, 6 मंथली। हाँ, ऐसे नॉर्मल भी प्रिवेंटिव मेडिसिन में आपको एक बार अपने बॉडी के जो प्रोफाइल है उसमें किडनी फंक्शन टेस्ट भी आते हैं, वो एक बार करवा लेने चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपका किडनी का फंक्शन, क्योंकि ये साइलेंट डिजीज है। यूजुअली इसके सिम्टम्स बड़े कम होते हैं, पेन नहीं होती, कोई और सिम्टम नहीं आता, अनलेस बड़ा एडवांस रिनल फेलियर हो जाए, फिर स्वेलिंग होगी या कोई सांस चढ़ेगा या कोई ऐसे खारिश होगी किसी को। तो लेकिन अर्ली स्टेज में इसके सिम्टम्स बड़े कम होते हैं। सिर्फ स्लाइट स्वेलिंग किसी को हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, यूरिन में प्रोटीन आ जाए, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक, सिम्टम्स जो भी माइल्ड हों तो उसको प्रॉपरली डायग्नोज करना चाहिए और उसको फिर रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए। बड़े लोगों को ना ब्लड प्रेशर का भी एक बहुत बड़ी उनके दिमाग में एक नोशन है कि हेडेक होती है ब्लड प्रेशर में। बिल्कुल। तो नॉर्मली ब्लड प्रेशर में हेडेक एक इम्पॉर्टेंट और कॉमन सिम्टम नहीं है। ठीक, कई बार लोगों का ब्लड प्रेशर बड़ा ज़्यादा होता है लेकिन उनको सिम्टम कोई नहीं होता। जब भी चेक करेंगे ब्लड प्रेशर 200-120 तक बीपी में लोगों को कोई सिम्टम नहीं होता। तो दूसरा, लोग ब्लड प्रेशर की दवाई एक बार किसी से पूछ लेते हैं, हाँ, या वही दवाई फिर खाते रहते हैं और ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट नहीं होती। बिल्कुल, वो हो सकता है इनएडुकेट कंट्रोल हो सकता है सुबह जब आपने टेबलेट ली थोड़े घंटे के लिए कंट्रोल हो गया, पूरी
24 आवर कंट्रोल नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ब्लड प्रेशर एक बहुत ही 25% ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन जो है उनमें ब्लड प्रेशर है, बिल्कुल। हाई ब्लड प्रेशर। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ब्लड प्रेशर का रीज़न क्या है, उसको पहले देखना पड़ता है कि ब्लड प्रेशर का जो कोई किडनी के कारण तो नहीं हो रहा ब्लड प्रेशर। 90% लोगों में एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है जिसका कोई रीज़न नहीं होता। अच्छा। लेकिन उसके कारण उसके दूसरे ऑर्गन जैसे किडनीज है, हार्ट है, आईज है, ब्रेन की आर्टरीज है, ये इन्वॉल्व हो जाती है। तो एक तो पहले इन्वेस्टिगेशन करनी है कि ब्लड प्रेशर का रीज़न क्या है। बिल्कुल। दूसरा, उसका किडनी को डैमेज तो नहीं कर रहा है, किडनी की डिजीज के कारण ब्लड प्रेशर तो नहीं हो रहा। बिल्कुल। जिसको भी किडनी का डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, चाहे वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो और ग्लोमेरुलोपैथीज हो, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो और कोई डिजीज, स्टोन डिजीज हो, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हमें ब्लड प्रेशर का कंट्रोल किडनी को आगे डैमेज रोकने से करना है, बड़ा ज़रूरी है। तो ड्रग्स जो हैं वो प्रॉपर लेनी चाहिए। कई बार ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए 3 या 4 ड्रग का कम्बिनेशन लेना पड़ता है। अच्छा। तो जब तक वो प्रॉपर कंट्रोल में नहीं होगा तो तब तक हम उसका एंड ऑर्गन डैमेज जो है उसको रोक नहीं सकते। ठीक। तो दूसरी जो है, कुछ स्टोन डिजीज में आपको डाइट रिस्ट्रिक्शन करनी है, फैट रिस्ट्रिक्शन करनी है, शुगर की रिस्ट्रिक्शन करनी है, साल्ट की रिस्ट्रिक्शन करनी है और वेट रिडक्शन करनी है। और स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट इशू है। अच्छा। स्मोकिंग से भी हाइपरटेंशन बढ़ जाती है और किडनी का डिजीज प्रोग्रेशन में भी स्मोकिंग को एक पाया गया। अच्छा। तो स्मोकिंग, खासकर जो डायबिटिक्स है और जो साथ में स्मोकिंग कर रहे हैं, वो बड़ा डबल एज हो गया। क्योंकि स्मोकिंग से, डायबिटीज से हाइपर कोगुलेबल स्टेट हो जाती है, ब्लड की क्लॉटिंग जो है मैकेनिज्म वो बढ़ जाता है, तो उसमें बड़ा रिस्क हो जाता है। तो टांगों की आर्टरी, दूसरी आर्टरीज स्मोकिंग के कारण इन्वॉल्व हो जाती है। तो स्मोकिंग एक जो प्रिवेंटेबल जो है फैक्टर। दूसरा, पेन किलर जो लोग लेते हैं। हाँ सर, मैं ये पूछने वाली थी कि आजकल कोई भी दिक्कत हो, पेन किलर जो है वो फटाफट से कोई भी ले लेता है, बिना पूछे या बिना जाने किसी ने नाम सजेस्ट किया या पहले अगर खाई है तो उसे दोबारा रिपीट। तो पेन किलर्स किस हद तक किडनी डिजीज के लिए घातक सिद्ध होते हैं? पेन किलर एक इम्पॉर्टेंट रीजन है जो प्रिवेंटेबल है किडनी डिजीज से। उससे एक एक्यूट रिनल फेलियर कर सकता है पेन किलर। अगर इमीडिएटली ले लिए कोई हाई डोज में तो उसे एक्यूट रिनल शटडाउन हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म ले लिए, 3, 4, 6 महीने खा लिया, तो उससे क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाती है जो इरिवर्सिबल होती है। अच्छा। तो पेन किलर, खासकर लोग जॉइंट पेन, नी पेन, बैक एक, हेड एक, उसके लिए बड़े फिर एडिक्ट हो जाते हैं। एक बार उनको थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाती है, थोड़ी नींद आती है, तो वो दूसरे दिन फिर खा लेते हैं। एक बार डॉक्टर से पूछ के खाई, बाद में वो खुद ही खाना, खुद ही रूटीन में खुद भी खाई और दूसरों को भी सजेस्ट कर दी। तो वो जो है बड़ी ड्रग जो ऐसी हैं जिन्हें एनएसएड कहते हैं, वो बड़े इसमें उनका बड़ा रोल आया कि वो ड्रग इंड्यूस्ड दूसरी ड्रग्स भी, एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसी हैं जो किडनी को डैमेज करती हैं। अच्छा। हाँ, तो वो भी अंडर सुपरविजन लेनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर ये कि आप कोई भी दवा लें वो अपने डॉक्टर से जरूर पहले उस पर डिस्कस करें, उनकी राय लें। बोली जाए उतनी देर ली जाए, बिल्कुल। उसको प्रोलॉन्ग ना। शॉर्ट टर्म के लिए आप कुछ एनाल्जेसिक जब रिक्वायर्ड होती है तो ले सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म अनसुपरवाइज्ड नहीं ना ले। बिल्कुल सर, आज आप इस कार्यक्रम में आए, किडनी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो बहुत सारे लोग, आम लोग नहीं जानते हैं। उनको आपने डिटेल से बताया कि क्या है, किस तरह से इस पर काम कर सकते हैं, कैसे इसको पहचान सकते हैं, किस तरह से इस पर रोकथाम हो सकती है। और एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाएँ, बहुत सारे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें, प्रोटीन्स खाएँ, बल्कि आप जो रूटीन की हेल्दी लाइफ है जिससे हम बहुत दूर हो चुके हैं, वो एक हेल्दी लाइफ को अगर आप अपनाते हैं तो आप जाहिर एक हेल्दी बॉडी ले सकते हैं और किडनी डिजीज़ को तो कोसों दूर रख सकते हैं। बहुत ज़रूरी है। सर, कार्यक्रम में आए, आपने बहुत अहम जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।